जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं मेरे सभी एयरफोर्स के शेर और शेरनी। आई होप आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, फाइनली मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मॉक लेकर। प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड मॉक जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज का मॉक आपको एक स्पेशल फीलिंग दिलाएगा और ये मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ। प्यारे बच्चों, फाइनली बिना टाइम वेस्ट करते हुए और मैं सीधा चलूंगा, सीधे क्वेश्चन पर चलूंगा। और आपने ये सीरीज कंटिन्यू करी है, मैं पहला मॉक टेस्ट करा चुका हूं जिसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर जा चुकी है। हर मॉक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सुधीर डिफेंस एकेडमी नाम है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करके और प्यारे बच्चे आप वहां से पीडीएफ और सारी डिटेल्स वगैरह ले सकते हो। सीधे हम बात करेंगे। ये जो सीरीज चल रही है इसका नाम है 100 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज। और इस सीरीज में अगर आपने ये पेपर लगा लिए तो इंग्लिश की गारंटी मैं ले सकता हूँ 20 में से 20 नंबर आने की। याद रखिएगा, एयरफोर्स एक्स और बाई ग्रुप, एयरफोर्स एक्स बाई ग्रुप के लिए, मेडिकल असिस्टेंट के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं सिंपल सी बात करूंगा। पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। प्यारे बच्चे, वर्ड बताना है, सिनोनिम्स बताना है। आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मैमोथ का बताइएगा सिनोनिम्स क्या होगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने, मैमोथ का सिनोनिम्स बताइए। स्क्रीन को पॉज करिए, उसके बाद आंसर दीजिए और फिर कैलकुलेट करके बताइए एग्जैक्ट नंबर आपके टोटल नेगेटिव हटाकर कितने मार्क्स टोटल आए। प्यारे बच्चे, बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन है मैमोथ, और इसका मुझे बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। सिनोनिम्स क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा। प्यारे बच्चे, फटाफट से आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। मैमोथ एक वर्ड है और जिसका मतलब आपको मुझे बताना है, समानार्थी बताना है। प्यारे बच्चे, सिनोनिम्स मैमोथ। देखो, सबसे पहले इसका अर्थ यदि आपको नहीं, एक एडजेक्टिव है। मैमोथ एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्यारे बच्चे एक्सट्रीमली, ई एक्स टी आर ई एम ई एल वाई, एक्सट्रीमली लार्ज होना। ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज होना, इनॉर्मस होना, ई एन ओ आर एम ओ यू एस होना, स्पेसियस होना, बहुत कोई भी चीज़ विशाल होना। ठीक है, आप कह सकते हो जी ए आई एन टी, जायंट होना, बहुत वेरी लार्ज होना, जिसको हम ह्यूज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। मैमोथ एक एडजेक्टिव है। तो वाइल्ड किसे कहते हैं? वाइल्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू अ नेचुरल स्टेट, जो जंगल में रहता है, जो बिल्कुल नेचुरल स्टेट में है। वाइल्ड मतलब कहते हैं गंवार भी होता है। वाइल्ड का मतलब बिलोंग टू अ नेचुरल स्टेट, जैसे उसकी बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक अवस्था है वैसी होना। ग्रीडी वो व्यक्ति है जो पैसा, धन या फिर सुंदरता या फिर खाने जिसका उसको लालच हो। पर्सन हु हैव अ ग्रीडीनेस और हु हैव ग्रीडीनेस ऑफ आइदर फूड और आइदर मनी और आइदर वेल्थ हेल्थ। स्ट्रेट किसे कहते हैं? कोई भी चीज जो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, मतलब सीधी हो, स्ट्रेट होगा उसको, ये आंसर भी नहीं होगा। मैमोथ का मतलब होगा वेरी ह्यूज, मतलब एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा। ह्यूज इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चे, 100% पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ह्यूज इज द राइट आंसर। मुझे ये जरूरी है बहुत ज्यादा सबसे कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है, सीधे मैं सेकंड क्वेश्चन पर चलूंगा और ज्यादा टाइम नहीं होगा, जिससे आपको भी बोरियत ना आए। फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताओ क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू कैन ईट, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है। तुम खा सकते हो जो तुम्हें पसंद है, कुछ भी। इसकी हिंदी क्या होगी? तुम कुछ भी तुम खा सकते हो, कुछ भी, जो कुछ भी तुम्हें पसंद है। मतलब सब चीजों की बात हो रही है। सबसे पहले तो बताओ, खाने की चीजें किस में आती हैं? मुझे बताओ, कोई भी खाने की जो चीजें हैं, सिंपल भाषा में पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, वो सब किस में आती हैं? लिविंग बीइंग में या नॉन लिविंग बीइंग में? प्यारे बच्चे, नॉन लिविंग बीइंग। कोई भी खाने की चीज लिविंग बीइंग कैसे होगा? या तो फूड होगा, फूड क्या है? नॉन लिविंग है। प्यारे बच्चे, आज के बाद समझ लो, नॉन लिविंग के लिए कभी भी हु एवर और हुम एवर तो आ ही नहीं सकते। याद रखना, ये दोनों एक ऐसे एडवर्ब या ऐसे एडजेक्टिव या ऐसे रिलेटिव कंजंक्शन है जो हमेशा केवल और केवल ये लिविंग बीइंग के लिए यूज किए जाएंगे।
ये वो लिविंग बीइंग सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है तो हूएवर, और यदि वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, याद रखना हूमेवर कब आता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है लिविंग बीइंग के लिए, तो प्यारे बच्चे हूमेवर लगाएंगे। ये खाना लिविंग बीइंग नहीं है, इसलिए ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल हट गए। अब बचते हैं हमारे पास विच और व्हाटएवर। प्यारे बच्चे याद रखना, विच का प्रयोग हर चीज के लिए नहीं हो सकता, कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए हम कर सकते हैं। मतलब इसमें ये बताइए, स्पेसिफिक आइटम, कुछ स्पेशल आइटम की बात हो रही है कि तुम वही खा सकते हो, या फिर जैसे मैं कहता यू कैन ईट इडली, तुम इडली खा सकते हो, और विच इट पुट ऑन द प्लेट, जो प्लेट में रखी है। मतलब स्पेसिफिक आइटम होता तो मैं विच लगाता, लेकिन यहाँ सेंस क्या निकल रहा है प्यारे बच्चे, अक्सर तुमने सुना होगा रोजाना ये वर्ड, शहर के जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, यार आई वॉन्ट टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट। या सलमान खान एक लाइन बोलता है, आपने सुना होगा हमेशा, यार डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। जब भी उसका शो खत्म होता है बिग बॉस में या कहीं भी, हमेशा कहता है, भाई हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तुम जाओ जो तुम्हें करना है यार, मुझे कोई मतलब नहीं, वो करो। इसका मतलब हमेशा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ, वॉट एवर इज द राइट आंसर, नॉन लिविंग सेंस में प्लस सभी चीजों के लिए, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन, उनके लिए वॉट एवर का यूज किया जाएगा। 100% बी इज द राइट आंसर। क्या कोई डाउट है? मैं बहुत तरीके से पढ़ा रहा हूं और ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज इसको स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्यारे बच्चे, मोहन स्टूड टू मी ऑन द स्टेज, फटाफट से बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। बताइए फटाफट से। या तुम इसको रट रहे हो, मुझे तकलीफ होती है, बच्चे पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, मैं इसकी हिंदी कर रहा हूँ। मोहन बैठ गया, टू मी, स्टेज पर, मेरे, हाँ हाँ आगे भी बैठ सकता है, बिहाइंड पीछे भी बैठ सकता है, बिटवीन, हाँ हाँ बीच में तो नहीं बैठेगा, और बिसाइड बगल में बैठ गया। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? इसका मतलब आप कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल जीरो हो। प्यारे बच्चे गांठ बांध लीजिएगा, बहुत सिंपल लाइन बता रहा हूँ। बिहाइंड, बिटवीन और बिसाइड, यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये कैसे कंजंक्शन कह लीजिए, कैसे वर्ड है इंग्लिश में, कैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, हमेशा ये डायरेक्टली, यदि मैं बिहाइंड का यूज करूंगा तो ये कोई प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, या तो बिहाइंड मी होता या बिसाइड मी होता, समझ लीजिएगा, बिहाइंड मी या बिसाइड मी होता, ये बीच में कोई प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। लेकिन ये लिख लो बिल्कुल इंग्लिश में, नेक्स्ट के बाद फिक्स टू है, और ये पूरा क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, मतलब फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन बोला जाता है प्यारे बच्चे। अरे नेक्स्ट के बाद में टू आना है, यहाँ टू आया है, यदि टू नहीं होता तो यहाँ बिसाइड भी आ सकता था, बिहाइंड भी आ सकता था, अर्थ तो सभी सही होंगे, लेकिन क्योंकि बिहाइंड, बिटवीन और बिसाइड अपने साथ टू नहीं लेते, मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आए उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है प्रीपोजिशन ना आकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, ये अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं मेरी जान, और इसलिए इनके अर्थ में बिहाइंड ये नहीं आ सकते। नेक्स्ट के साथ कंपाउंड प्रीपोजिशन टू आता है, जिसका मतलब ही क्या होता है, जिसका मतलब होता है एडजेसेंट टू, एडजेसेंट टू मेरे बगल में, और या नेक्स्ट टू का मतलब बिसाइड हो गया, ठीक है ना, ये समझ में आया कि नहीं? 100% आंसर, क्योंकि यहाँ टू आ रहा है, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, नेक्स्ट टू मी ऑन द स्टेज। ये समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे नंबर सबके चाहिए, कितने नंबर आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर आपका लेवल ज़्यादा है। अरे बेवकूफ़ो, पेपर का लेवल और मेरा लेवल, यार कोई भी इस तरह के पेपर आपको, मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, कोई भी नहीं करा रहा होगा, एक-एक क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ। एक-एक क्वेश्चन को चूज़ करके रखा गया कि पेपर का लेवल किस तरह रहना है, फटाफट से बताइए। वैनिटी एक वर्ड है और जिसका उल्टा बताना है, प्यारे बच्चे, वैनिटी एक वर्ड है जिसका उल्टा बताना है एंटोनिम्स। बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ। वैनिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका मतलब होता है प्राइड या घमंड, सिंपल सा बात, प्राइड या घमंड। प्यारे बच्चे समझ लो, वैनिटी क्या है? इंग्लिश का कोई भी वर्ड दुनिया में जिसके पीछे टी वाई आएगा वो नाउन होगा, याद रखना, ऑनेस्टी, वैनिटी, मॉडेस्टी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझ लो, हर वर्ड का ये पता होना चाहिए क्या है।
इसका उल्ट मतलब ही होता है प्राइड। प्राइड इसका सिनोनिम्स हो गया, इसलिए ये आंसर तो होगा नहीं। इसने अपोजिट पूछा है, एंटोनिम्स। प्राइड हो गया इसका सिनोनिम्स, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये इसका समानार्थी हो गया। जो व्यक्ति जिसके अंदर घमंड भरी बातें हों, जो हमेशा एरोगेंस हो, एरोगेंस मतलब जिसमें घमंड हो। कुछ लोग आपने देखे होंगे हमेशा मैं की बातें करते हैं। वो किसी को सुनना नहीं चाहते। कोई छोटी से छोटी बात होगी, उसको भी बहुत बढ़ा-चढ़ा कर अपने बारे में कहेंगे, ठीक है? इसका मतलब वैनिटी हो गई एक तरह से अच्छा गुण है कि बुरा? ये बहुत बुरा गुण है। केवल अपनी डींगें बखारना, केवल अपने बारे में व्याख्या करना, किसी की ना सुनना, ये बहुत गंदी मतलब दुष्टता भी कह सकते हो या फिर कह सकते हो घमंडी, प्राइड और एरोगेंस। लेकिन प्राइड तो इसका सिनोनिम्स हो गया, इन्होंने एंटोनिम्स पूछा, ये तो हो ही नहीं सकता। एरुडाइट कौन होता है ये पता होना चाहिए। एरुडाइट माने कोई भी व्यक्ति जो स्कॉलर है, SCHOLAR, किसी एक सब्जेक्ट में जिसको विशेष बहुत महान नॉलेज हो, अ वेटरन, अ पर्सन हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस इन एनी प्रोफेशन, उसको एरुडाइट कहा जाता है। कहते हैं ना, शी इज एन एरुडाइट पर्सन, ही इज एन एरुडाइट पर्सन, मतलब स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, स्किल्ड, एफिशिएंट। ये हो नहीं सकता। एरुडाइट मतलब हो गया बहुत इंटेलिजेंट। ह्यूमिलिटी, हम्बल का मतलब ये क्या है? 100% ये आंसर हो सकता है। ह्यूमिलिटी भी नाउन है जिसका मतलब होता है दयालुता। एक व्यक्ति जिसका दिल बहुत काइंड हार्टेड है, अ पर्सन हैविंग a person having a nature of kind heartedness, a person having a lot of kind heartedness, a person having a lot of mercifulness, जिसका दिल बहुत बड़ा है, दयालुता से भरा है। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक से आपने पूछा आपका नाम क्या है, उसने कहा क्या करोगे तुम नाम जान के मेरा, तुम जानते नहीं हो मैं यहाँ का इतना बड़ा आदमी हूँ। और दूसरा व्यक्ति, उसने पूछा भाई आपका नाम क्या, तो आपने पूछा मेरा नाम तो ये है, बट आप कैसे हैं, आप कहाँ से हैं? उसने बहुत प्यार से पूछा, उसको ह्यूमिलिटी कहा जाएगा। वैनिटी का ठीक उल्टा हो गया, ह्यूमिलिटी इज द राइट आंसर। जिसमें घमंड भरा हो उसको वैनिटी, और जो बहुत दयालु हो, मॉडेस्ट हो, उसको ह्यूमिलिटी कहा जाता है। तुम्हारे मरने के बाद लास्ट दिनों में केवल ये देखा जाएगा कि आपका बिहेवियर लोगों के प्रति कैसा था। तुम कितने पैसे वाले थे, इट डजंट मैटर। तुमने कितनी नॉलेज गेन की, ये भी मैटर नहीं होगा। तुमने कितने मकान बनाए, कितनी चीजें, संपत्ति इकट्ठी करी, जब तुम जाओगे, स्वामी विवेकानंदा की डेथ हुई उसके बाद भी सालों बाद लोग याद कर रहे हैं। क्यों? क्यों कुछ ऐसा छोड़ कर गए, कुछ भी कमाया नहीं, कुछ ऐसा किया जहां लोगों ने जिंदगी भर उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, व्हेन यू विल डाई, लाइफ को किस तरह से जीना, यू हैव टू लिव द लाइफ इन सच अ वे, व्हेन यू हैव टू डाई यू कैन फील आई हैव नॉट वेस्टेड माय लाइफ इन वेन। मतलब जिंदगी व्यर्थ में नहीं गई है। याद रखना, हवाबाजी से कुछ नहीं होने वाला। और एक्यूट आंसर क्यों नहीं होगा, एक्यूट को मैं बता देता हूं क्या होता है। एक्यूट मतलब प्यारे बच्चे शार्प, जो बहुत दिमाग में तेज हो। एक और मीनिंग हो सकता है इसका इंटेंस, INTEN, इंटेंस भी हो सकता है। और क्या मीनिंग हो सकते हैं, आप कह लो जो बहुत तेज बुद्धि वाला है, मतलब कुशाग्र है, शार्प है, एक्यूट है, इंटेंस है। ये सारे मीनिंग इसके हो सकते हैं। क्या किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को कोई डाउट है अभी तक? ठीक है। आंसर क्या हुआ? चौथे क्वेश्चन का आंसर डी हो गया प्यारे बच्चे। मैं समझा इसलिए इतना ज्यादा रहा हूं जिससे आपको तुरंत चीजें समझ में आ जाएं। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बचपन से पढ़ रहे हैं। आप जब यूकेजी में थे, मेरी बेटी यूकेजी में है, अभी उसके में ये पढ़ाया गया और उसको याद है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब ये एक कहावत है। चाहे इसमें दो सब्जेक्ट हो, चाहे इसमें एंड लगा हो, चाहे कुछ भी लगा हो, प्यारे बच्चे, इसमें सिंपल सी बात है, एक कहावत है, जल्दी जगना और जल्दी उठना। याद रखना, एक व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। बिल्कुल सही है, 100%। यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, आप कहोगे इसका तरीका ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, जितनी चीजें जो रूटीन रूटीन को दर्शाती हैं, जितनी चीजें जो रूटीन को दर्शाती हैं, रेगुलरनेस को दर्शाती हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कही जाती हैं। जितनी सारी प्रोवर्ब में, हिंदी में, आपने इंग्लिश में, वो सब इंडेफिनिट में ही होती हैं, प्रेजेंट में ही होती हैं। ना तो पास्ट में, ना फ्यूचर में, क्योंकि वो हमेशा सत्य हैं। जितनी भी हैबिचुअल ट्रूथ है, बताओ भाई, हिस्टोरिकल ट्रूथ है। सूरज एक तारा है, तो मैं क्या कहूंगा, द सन इज अ स्टार। द सन इज अ स्टार। मैं क्यों कह रहा हूं, वाच क्यों नहीं लगा सकता? ऐसा नहीं है कि पहले ही तारा था, ये हमेशा तारा ही रहना है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका एक्सप्लेनेशन मेक्स इसलिए आएगा। समझ में आ गया? तो 5 का सही आंसर सी हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट प्यारे बच्चे? 6 का, इसको भी ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बहुत सिंपल वर्ड है। प्लूरल बताना है मदर इन लॉ का, अरे कितना आसान है। मदर मतलब मेरी खास माँ, मेरी माँ।
और जो मेरी माँ के बराबर दूसरी माँ है, वो कौन है? जो आपकी धर्मपत्नी हैं, उनकी जो माँ है, वो आपकी मम्मी के बराबर है, इसलिए इनको मदर इन लॉ कहा गया, मतलब ससुराल पक्ष की तरफ से। तो ये हो गई सासू माँ, ठीक है? प्यारे बच्चे, दोनों का ही बराबर महत्व है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है संबंधों में, और इसलिए मदर का प्लूरल जो हम कहते हैं मदर्स होता है। मदर का प्लूरल प्यारे बच्चे मदर्स हो गया। तो मदर इन लॉ का प्लूरल क्या करेंगे? जो मुख्य वर्ड है, मदर्स में एस लगाएंगे, इन अपनी जगह पर रहेगा, लॉ अपनी जगह पर रहेगा। तो मदर्स का मुख्य वर्ड मदर्स में एस लगेगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, लॉ में एस लगा देते हैं। कुछ यहाँ भी ये गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया। ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। 100% क्या हो गया? मदर्स इन लॉ। चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सभी से। मुझे ये बताइए, स्टेप इसे लिखे रहने देता हूँ। स्टेप्सन लिख रहा हूँ मैं, इसका मुझे प्लूरल बताओ। स्टेप्सन का। अब मुझे पता कुछ बच्चे कहेंगे पहले वर्ड में एस लगानी है, अब ये गलत है। मुख्य वर्ड इसमें स्टेप नहीं है, सन है, और इसलिए इसका प्लूरल क्या होगा? स्टेपसन्स। बहुत सारे सौतेले बेटे हैं। स्टेपसन्स इज द राइट आंसर। कोई डाउट? जो मुख्य वर्ड होगा प्यारे बच्चे, उसमें एस और एस लगाया जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं प्यारे बच्चे। बहुत सिंपल एक बात कहना चाहूंगा, कुछ बच्चे अभी भी, दिन बहुत कम बचे हुए हैं और अभी भी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, उन सभी बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं रहे या जिन्होंने हार मान ली है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एक बार हार चुके हैं और उन्होंने हार मान लिया कि सर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उनके लिए एक बहुत जबरदस्त शायरी कहने वाला हूं, और वो शायरी ये है कि जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। क्या कहा? जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। सब्र करो मेरी जान, एक दिन हम भी वर्दी में आएंगे। ताली ठोकिए भाई एक बार फटाफट से, दिल फेंक के मारो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने, और वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड? पैसिव वॉइस है, मैं एक ही वर्ड में इसको समझा दूंगा। जिस दिन आपने एलिमिनेशन मेथड समझ लिया क्वेश्चनों को करने का, उस दिन आप समझ गए कि आपका चांस सिलेक्शन का हो गया। एलिमिनेशन किसे कहते हैं? वो ऑप्शन हटा दो जो नहीं हो सकते। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये डू यू आ रही है, और ये रीड है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में मुझे पता है इज और एम और आर लगाई जाती है। मैं बेसिक भाषा में समझा रहा हूं। ऑप्शन देख लो कौन से गलत हैं। रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, ये कोई वर्ड ही नहीं होता रीडेड, इसलिए ये ऑप्शन हट गया। रीड की थर्ड फॉर्म रीडेड कुछ होता ही नहीं है, इसे हटा दो, ये खत्म हो गया। कभी भी पैसिव बनाते समय सेम हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, डू और डज नहीं आएगी। यहाँ डू और डज सेम रही है, ये ऑप्शन हट गया। अरे भाई, डू और डज का पैसिव एसएमआर बनता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सेम डू और डज कैसे हो सकती है प्यारे बच्चे? उसके बाद हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स को ये बताओ बाई हाउ कैसे लगा सकते हैं? अरे भाई, ये तो हु होता तो हम उसको कहते, हु को हम चेंज करते हाउ में, या हु हाउ को हम चेंज करते बाय हु में, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। हाउ मैनी बुक्स तो हाउ मैनी बुक्स रहेगा, ये बाय कहां से लगा दिया गया? ये भी गलत हो गया। और इसलिए 100% सही आंसर क्या है? हाउ मैनी बुक्स आर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड बाय यू। ठीक है, ये इसलिए भी गलत था क्योंकि आर के बाद यू आ गया, जो गलत है। सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे बाय प्लस के सब्जेक्ट की, और इसलिए ए इज द राइट आंसर 100%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कमिश्नर, और कमिश्नर की सही स्पेलिंग आपको याद रख लो। 2 एम आएंगे इसमें और 2 एस आएंगे, बस सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर 2 एस तो है लेकिन 2 एम नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर 2 एम है लेकिन 2 एस नहीं है, गलत हो गया। यहाँ एक और ए एम और एक एस है, गलत है। 2 एम आएंगे 2 एस आएंगे, बाकी तो आना ही है। कमिश्नर की सही स्पेलिंग 100% इज द राइट आंसर। 100% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा और आप ऑप्शन से इसे कर सकते हैं। बस आर्टिकल लगाने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। 4 आर्टिकल लगाने, 1 2 3 और 4। आपको पूरा पढ़ोगे तो टाइम लगेगा नहीं। बस ये समझ लो ईयर से पहले कौन सा आर्टिकल आता है, और लास्ट में मंथ से पहले समझोगे आर्टिकल कौन सा। ईयर से पहले और मंथ से पहले बीच का छोड़ दो। ईयर को मैंने कल भी समझाया था, हिंदी में जब आप लिखोगे तो इसको प्यारे बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर किया जाता है। ईयर मतलब ये हो गई हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, ना कि एन का प्रयोग।
मतलब ईयर से पहले बचपन से पढ़ रहे हैं आर्टिकल ए आएगा। तो पहला ऑप्शन ए आना चाहिए। पहला आर्टिकल ए होना चाहिए। यहाँ पर पहला एन आ रहा है। सी ऑप्शन को हटाओ और बी ऑप्शन को हटाओ। कितना जल्दी हो गए? अब पहला आर्टिकल ए आना है और लास्ट का और देख लो मंथ से पहले क्या आएगा। रागिनी महीने के 2000 कमाते हैं तो 2000 अ मंथ। अ मंथ याद रखना, पर मंथ के लिए या इन अ मंथ में हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि ये गाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटा चलती है तो दिस ट्रेन मूव्स 20 किलोमीटर कितने पर घंटा। इन अ आर आएगा मतलब अ आर, याद रखना इसको। यहाँ पर ए आ गया, शुरुआत में ए और लास्ट में ए आना है, लेकिन यहाँ पे तो लास्ट में क्या कहते हैं दा है, ये हो नहीं सकता। 100% ए इज द राइट आंसर। कितना आसान है चीजों को करना। एसपी एन एस पी यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे डी एस पी यहाँ ए आएगा। डी कॉन्सोनेंट साउंड, एसपी से पहले वोवेल साउंड, इसलिए एन और ए आएगा। क्लियर? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्क्रीन पर आपके सामने वो व्यक्ति जिसको अपने देश की कल्चर, आर्ट, लिटरेचर इनसे कोई मतलब, बहुत सिंपल बात है। कुछ लोग अपने देश से बहुत लगाव करते हैं, अपने समाज की जो संस्कृति है, ट्रेडिशन है, त्योहार, परंपराओं से लगाव होता है। भाई मैं दिवाली को मनाऊंगा, मैं होली मनाऊंगा, ये ट्रेडिशन, ये रिचुअल्स, ये परंपराएं। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाड़ में जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये सब मेरे लिए कोई केयर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति लिटरेचर और आर्ट में मतलब डजंट, जिसे फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं समझो। पैरासाइट कौन होता है? पैरासाइट तो वो है जो दूसरों पर डिपेंड है। कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसे पक्षी, कुछ ऐसे इंसान, कोई भी हो। इसकी हिंदी शुद्ध क्या होती है सर? आपने बचपन से 8वीं क्लास में बायोलॉजी में परजीवी पढ़े होंगे, जंतु जो दूसरे के खानों पर जीवित हैं। पर माने दूसरा, जीवी माने जीवित हो, जो दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, जो दूसरे जीवों पर निर्भर है कि भाई ये काम मेरा कर देगा, इससे मुझे खाना मिल जाएगा, उसे पैरासाइट कहा जाएगा। तो ये आंसर होगा नहीं। फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन का मतलब ये होता है पर्सन हु हैव अ र्यूड नेचर, जो गंवार है, र्यूड, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो विग्ड है, जो कोई भी काम संस्कृति सभ्यता के हिसाब से नहीं करता, जो बहुत ही कैसा है। हाँ, मतलब फिलिस्टीन का मतलब आप कह सकते हो एक तरह से वाइल्ड है, जो बहुत गँवार है, जो जंगली टाइप का है, जिसके अंदर कोई भी एक नैतिक ज़िम्मेदारी, मोरल वैल्यूज़ को जो नहीं समझता, ये आंसर हो सकता है। प्रिमिटिव तो आप जानते होंगे, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? शुद्ध हिंदी जाए तो वो प्राचीन चीज़ें, मान लो किसी सिविलाइजेशन, कोई सभ्यता की शुरुआत हो रही है, तो जो उसके शुरुआत के स्टेप में शुरुआत कहाँ से हुई है, उसको प्रिमिटिव कहा जाएगा प्यारे बच्चे। प्रिमिटिव मतलब समझ लीजिए किसी चीज की जो शुरुआत हो रही है, किसी सभ्यता की, अर्ली स्टेट ऑफ अ सिविलाइजेशन ऑफ अ ह्यूमैनिटी। किसी भी नई कोई सभ्यता आई, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कुछ भी कोई नई चीज बनी, उसकी बिल्कुल जो इनिशियल स्टेट है उसको प्रिमिटिव कहा जाएगा। और याच तो सुना ही होगा। याच कुछ नहीं है, समुद्र में चलने वाली एक लग्जरी बोट को कहते हैं, नाव को कहते हैं, जहां तुम अय्यासी करने में लगे हुए, ठीक है ना। याच मतलब एक लग्जरी बोट है जहां तुम मजे ले रहे हो थाईलैंड में जा करके, ठीक है ना, उसको याच कहा जाता है। इसलिए सही आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट यहां तक प्यारे बच्चे? कोई डाउट यहां तक? अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल। सर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नाउन, कौन सा वर्ड है? अरे कितना अच्छा क्वेश्चन है। नाउन कौन सा वर्ड है ये बताओ। दुनिया का कोई भी शब्द जिसके पीछे DOM आएगा, लिख लो, वो नाउन ही होगा। बहुत सारे वर्ड हैं इसमें प्यारे बच्चे। विजडम हो गया, सुना होगा आपने, हम कहते हैं किंगडम हो गया, KINGDOM, किंगडम हो गया, ये सब नाउन है। बोरेडम हो गया, जब आप बोर हो जाते हो, बोर होने की उस अवस्था को बोरेडम कहा जाता है, ये नाउन है। सर इसेंशियल क्या है? इसेंशियल एक एडजेक्टिव है, हमेशा नाउन से पहले आता है। सर ये मेरे लिए बहुत एसेंशियल चीज है। सर उम्मती इज वेरी एसेंशियल टू मी, उम्मती मेरे लिए बहुत एसेंशियल है। अफेक्ट क्या है? किसी से प्रभावित होना या प्रभाव डालना, ये इसलिए एक वर्ब है, ठीक है। अफेक्ट मतलब एक वर्ब है। और वेल क्या है? इंग्लिश में वेल एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव भी है प्यारे बच्चे, और जो एडवर्ब भी है, जो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। सर नहीं समझ में आया। वेल क्या है? वेल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। वो लड़की बहुत अच्छा गाती है, कौन सी लड़की? ओमती। ओमती सिंग्स वेल, ये हो गया क्या? ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, कैसा गाती है? बहुत अच्छा, ये एडवर्ब हो गया। और मैं कहूंगा ओमती इज वेल, ओमती अभी अच्छी है, अब उसे बुखार नहीं है, तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, ये हो गया एडजेक्टिव।
ये नाउन को बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि अनुमति कैसी है। जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव, और जो वर्ब को डिस्क्राइब करे कैसा गाती है वेल, ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है मतलब एडवर्ब, और ये नाउन को डिफाइन कर रहा है मतलब एडजेक्टिव। कोई डाउट किसी को? इसलिए वेल एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, एक नाउन भी हो सकता है। टोटली डिपेंड्स ऑन अ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये कैसे, हाउ इट टेक्स द पोजीशन इन अ सेंटेंसेस। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट प्यारे बच्चे 11 तक? 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। एक आइटम फ्रेज दिया गया ग्रीन हॉर्न, इसका मीनिंग बताना होगा, फटाफट से बताओ। एक आइटम फ्रेज है ग्रीन हॉर्न, फटाफट बताओ मुझे कैसे याद करते हो। ग्रीन का मतलब बताओ, चलो कुछ नहीं पता, हॉर्न माने हो गया संकेत या कोई चीज सचेत करना, मान लेते हैं, ठीक है, हॉर्न दे दिया। ग्रीन मतलब हरा या कच्चा। कच्चा कोई चीज होगी मतलब वो हरी होती है, हरी चीजें कैसी होती हैं? कच्ची। कहते ना भाई इसके तो हाथ अभी हरे हैं मतलब कच्चे हैं। जो कच्चा व्यक्ति है वो कैसा है? क्या उसे एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा? नहीं, वेटरन तो प्यारे बच्चे इसका मतलब हुआ ग्रीन हॉर्न का मतलब एन अनएक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब ग्रीन जिसको अनुभव नहीं, जो भी कच्चा है मतलब जो भी हरा है मतलब जिसके हाथ कच्चे हैं, मतलब हरा मतलब जो शुरुआत हो रही है, पका नहीं है, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हॉर्न का मतलब हो गया अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। कोई डाउट यहाँ पर प्यारे बच्चे? 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि हर बच्चा इसको कर पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं सीधा चलता हूँ, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, इनको फिल करना है। क्या आएगा? एवरीथिंग। एवरीथिंग किसको बताता है? एवरीथिंग सिंगुलर है नाउन में। एवरीथिंग क्या है? नाउन में सिंगुलर है, और किसको डिनोट करता है? लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग। एवरीथिंग में थिंग आती है, सब कुछ आ सकता है, ठीक है। एवरीबॉडी नहीं है, एवरीथिंग है। तो एवरीथिंग कैसे है? सिंगुलर नाउन आएगी, तो हिज तो आ नहीं सकती शुरुआत में। हिज तो पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये तो आ नहीं सकता। इसका मतलब पेन लेकर के मैं वाइट, चलिए, एवरीथिंग के साथ हिज तो आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हिज तो पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हिज नहीं आ सकता। हाँ, तीनों में हैज आ रहा है, तो प्यारे बच्चे हैज आ सकता है, बिल्कुल एकदम सही है। यहाँ से मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ हल्का। चलिए, एवरीथिंग के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पर, ठीक है। एवरीथिंग के साथ में हिज नहीं आ सकता, हैज आ सकता है। तीनों ऑप्शन में हैज है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एवरीथिंग में थिंग आती हैं, मतलब ये किसको डिनोट करता है? हर एक के पास अपनी लिमिटेशन होती है, मतलब यहाँ व्यक्ति वस्तु सबकी बात हो रही है, तो यहाँ हिज और हर तो आ नहीं सकता। तो यहाँ क्या आएगा? एवरीथिंग के साथ आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। एवरीबॉडी के साथ आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, क्योंकि उसमें बॉडी की बात होती है। एवरीथिंग के साथ इट्स हो गया, लेकिन एवरीबॉडी के साथ हिज हो गया। लास्ट में हिज आना है, शुरुआत में हैज़ आना है, फिर इट्स आना है और फिर हिज आना है। तो देख लीजिएगा भाई, यहाँ हो गया हैज़, पहले में आ गया हैज़ सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज़, क्योंकि एवरीथिंग इंग्लिश में सिंगुलर है, इट्स ओन लिमिटेशन, पजेसिव एडजेक्टिव इट्स आएगा नॉन लिविंग के सेंस में। दिस इज अ न्यू टेबल, ये नई टेबल है, बट दैट इज एन ओल्ड टेबल। तो टेबल की जगह क्या आएगा? ओल्ड वन आएगा। ये वन का इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, सेम नाउन का रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं वन, प्लूरल सेंस में वंस लगता है। और थर्ड में क्या है? एवरीबॉडी शुड लव, कौन से? हर एक को करना चाहिए। किस कंट्री को एवरीबॉडी के साथ क्या आता है? हिज कंट्री। क्या करना चाहिए? एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री, अपने। एवरीबॉडी लिविंग बीइंग के सेंस में यूज किया जाता है, और इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होने चाहिए? हैज, इट्स और वन और हिज। हैज, इट्स, वन और हिज। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? 100% सी इज द राइट आंसर। 100% सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 100% सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताओ, फाइंड आउट द एरर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरर। बताओ भाई इस पार्ट में क्या गलती है, जल्दी बताइएगा। फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंसेस। सराउंडिंग ऑफ दिस म्यूजियम अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत लोग, इस म्यूजियम की जो सराउंडिंग है बाहर की चारों तरफ की, जो माहौल है, वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है जो अलग अलग जगह से आते हैं। प्यारे बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है इसमें सब गलत करेंगे। सराउंड, स्क्रीन को रोक के पहले आप इसका आंसर बताना, तब मेरी बात सुनना। सराउंड एक वर्ब है, अपने आसपास जो भी चारों तरफ जो कुछ होता है उसको सराउंड बोलते हैं। अपने आसपास होना, अपने आसपास होना, सराउंड्स, ठीक है।
सराउंड में जब प्यारे बच्चे आईएनजी में लगा दिया जाऊँगा, सराउंडिंग कहूँगा याद रखना, तो सराउंडिंग बन गया मतलब एक एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव, ठीक है ना? एडजेक्टिव बन गया जो बता रहा है सराउंडिंग पार्ट हो गया, कुछ भी हो गया उसके आसपास का माहौल, ठीक है ना? उसको कहा जाएगा, तो सराउंडिंग एक एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर एडजेक्टिव तो आ नहीं सकता। ये कहा जा रहा है इस म्यूज़ियम की, ये पूरा सब्जेक्ट है, नाउन है और यहाँ भी एक नाउन है। इस म्यूज़ियम के जो चारों तरफ का माहौल है, सराउंडिंग्स है, जो परिवेश है, शुद्ध हिंदी क्या होती है सर? इस म्यूज़ियम का जो परिवेश है, परि माने बाहर, वेश माने वेशभूषा, वातावरण। बाहर का जो वातावरण है इस म्यूज़ियम का बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को। यहाँ आना चाहिए था नाउन, लेकिन सराउंडिंग एक नाउन नहीं है, सराउंडिंग एक एडजेक्टिव है। तो सराउंडिंग में प्रॉपर इसे नाउन बनाने के लिए याद रखना इंग्लिश में कुछ वर्ड बिल्कुल फिक्स होते हैं। सराउंडिंग्स एक नाउन है। प्यारे बच्चे, सराउंडिंग्स एक नाउन है, सराउंड एक वर्ब है, सराउंडिंग एक एडजेक्टिव है। यहाँ एडजेक्टिव सब्जेक्ट की जगह पर कैसे आ सकता है? और इसलिए 100% यहाँ सराउंडिंग होगा या सराउंडिंग्स होगा। इसी पार्ट में गलती और 100% इसलिए ए इज द राइट आंसर। ए पार्ट में गलती है प्यारे बच्चे। कौन सा क्वेश्चन था ये? 14वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैड टू गो टू द मार्केट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करना प्लीज। ये हैड नहीं है, केवल हैड टू है, याद रखना। हैव टू का पास्ट फॉर्म है ये हैव टू का पास्ट फॉर्म है, याद रखना। ये मॉडल है, ये पास्ट परफेक्ट मत समझ लेना इस टेंस को। पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट का मॉडल है। हैव टू का पास्ट फॉर्म है हैड टू। सी सेड टू मी, सेड टू चेंज हो जाएगा भैया टेंस के हिसाब से, साधारण सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, टोल्ड में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सेड टू टोल्ड में होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लग गया, यहाँ भी दैट, यहाँ भी दैट, यहाँ भी दैट, इन सब में भी मी लगा, यहाँ तक सब सही ऑप्शन लग रहे हैं। आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आई का हो गया सी, यहाँ तक सब सही है, ये भी ठीक। अब क्या किया जाए, कुछ लोग इसको हैड टू कह देंगे कि हैड गॉन कह देंगे, हैड टू गॉन को हैड गॉन कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट कर देंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट है ही नहीं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। भाई ये तो हैव टू का पास्ट फॉर्म हैड टू है, पास्ट फॉर्म है ये, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, गॉन तो आएगी नहीं। हैड टू गो ये सेम हो गया। शी टोल्ड मी दैट शी हैड टू, कुछ लोग कहेंगे हैड टू को हैड टू ही लिख देंगे, नहीं, पास्ट को चेंज किया जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यहाँ हैड टू वेंट कर दिया गया है, वेंट कभी आ ही नहीं सकता, कोई सेंस ही नहीं है। याद रखना हैड टू को चेंज कर दिया जाएगा हैड टू में 100%। क्यों? पास्ट इंडेफिनिट जो पास्ट फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी परफेक्ट फॉर्म में। और इसलिए जैसे हैव टू को हम जब डायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हैव टू लिखते हैं, याद रखना। हैड टू, हैव टू लिखते हैं। इसी तरह हैड टू किस में चेंज हो जाएगा, हैड टू में चेंज हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे हंसेंगे, अरे दो बार हेड कैसे आ सकती है? बेवकूफो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ऐसा ही लगेगा और इसी तरह हंसी आएगी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। बहुत अच्छा पैसेज है मुझे लगता है, इतना अच्छा पैसेज, यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा, मैं थोड़ा इसको ऊपर खिसका देता हूँ। मैं इस पैसेज को थोड़ा-सा ऊपर खिसका देता हूँ, ठीक है? मैं इस पैसेज को हल्का-सा ऊपर कर रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपर विज़ुअल दिख सके। इसके 4 क्वेश्चन है हमारे पास। प्यारे बच्चे फटाफट से ध्यान से देख लो दोबारा। दोबारा से देखिए क्या पैसेज है। मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज़, जितने भी प्राकृतिक रिसोर्स हैं, जितने भी रिसोर्स हैं, दैट व्हिच कैन बी कॉल्ड अपॉन, जो नेशनल राष्ट्र की योजना में और विकास में यूज होते हैं। तो राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्रीय योजना में शामिल, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन लेबर है। ह्यूमन लेबर, ह्यूमन मतलब इंसान। कितना भी बड़ी मशीन बना लो किसी राष्ट्र के लिए, कुछ भी बना लो, बिना इंसानों के मशीन ऑपरेट कैसे होंगे, बिना इंसानों के एआई चलेगा कैसे, बिना इंसानों के काम कैसे बनेंगे। इसलिए किसी भी देश के विकास में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ह्यूमन लेबर है। ह्यूमन मतलब सब, औरत आदमी सब। विदाउट प्रोडक्टिव, बिना प्रोडक्टिव लेबर फोर्स के अच्छे आदमी नहीं होंगे, बिना अच्छी लीडरशिप नहीं होगी, उनको नेतृत्व करने वाला नहीं होगा, बिना इफेक्टिव लीडरशिप के प्रॉपर एक लीडरशिप और इंटेलिजेंट मिडिल मैनेजमेंट नहीं होगा। तो कितना भी अमाउंट विदेशी सहायता कितनी भी ले लो, नो अमाउंट ऑफ फॉरेन असिस्टेंट
याद रखना, वो कुछ नहीं कर सकता। वेल्थ कैन इंश्योर सक्सेसफुल डेवलपमेंट, कभी भी सक्सेसफुल डेवलपमेंट नहीं हो सकता फिर, एंड मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हो सकता। सबसे एसेंशियल फैक्टर क्या है बताओ? सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है यूजुअली जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता, ओवरलुक या फिर इग्नोर कर दिया जाता है, वो क्या है? वो क्या है? अभी बताया जाएगा आपको। इज द रोल ऑफ वीमेन, महिलाओं का महत्व। डेवलपमेंट हमेशा अपंग बना रहेगा, कब? जब तक वीमेन रिमेन सेकंड क्लास सिटीजन, महिलाओं को जब तक द्वितीय वर्ग का दर्जा देता जाएगा, अनएजुकेटेड रहेंगी, उनकी न तो फैमिली या किसी कम्युनिटी डिसीजंस में कोई आवाज नहीं होती, कोई भी आवाज नहीं होती, बिना लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस। ये भले ही ना हो, लेकिन कम्युनिटी में और फैमिली में कोई उनकी नहीं सुनती, वो शादी कर दी जाती हैं, जबकि वो जो कि प्रैक्टिकली उनकी बच्चे की उम्र होती है। और इसलिए उन्हें बस ये कहा जाता है प्रोड्यूसिंग वन बेबी आफ्टर अदर, एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे पैदा करो एंड ओनली टू सी हाफ ऑफ देम, आधी उनमें से मर जाती हैं महिलाएँ। कब? जब ओनली ओनली सी हाफ ऑफ देम डाई बिफोर दे आर ऑफ स्कूल एज तक होती हैं, याद रखना। वी कैन एनहेंस, हम बढ़ा सकते हैं अपने विकास को, डेवलपमेंट को, बाय इम्प्रूविंग महिलाओं की कंडीशन एंड बाय गिविंग देम अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। बहुत अच्छा पैसेज, याद रखना, महिलाओं के महत्व को समझाया गया प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन सर देखिएगा एक बार, क्वेश्चंस क्लियर आ रहे हैं कि नहीं? 16 क्वेश्चन बताइए। द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्या है किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, बताओ? इफेक्टिव लीडरशिप, इंटेलिजेंट, ये तो सब बात की बातें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमन लेबर। मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्या हुआ किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए? बिना इंसानों के, बिना ह्यूमन लेबर के कुछ नहीं होगा। 17वां क्वेश्चन, यहाँ जो ह्यूमन पावर की बात हो रही है, वो केवल आदमियों की बात हो रही है, केवल महिलाओं की, या बच्चों की, या बोथ मैन एंड वीमेन की? बोथ मैन एंड वीमेन। केवल आदमियों की बात नहीं हुई ह्यूमन लेबर में। ह्यूमन लेबर का मतलब हो गया बोथ मैन एंड वीमेन। क्लियर हुआ कि नहीं? कौन सी ऐसी चीज है जिसको भुला दिया जाता है? द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, राष्ट्र के विकास में जो जनरली भुला दिया जाता है वो कौन सा फैक्टर है? वो मिडिल मैनेजमेंट है, चाइल्ड लेबर का रोल है, फॉरेन विदेशी सहायता है, रोल ऑफ वीमेन। रोल ऑफ वीमेन हमेशा इग्नोर या ओवरलुक कर दिया जाता है। किसी भी राष्ट्र के विकास में जो सबसे जरूरी चीज जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो होता है रोल ऑफ वीमेन, जिसे भुला दिया जाता है। आगे, वीमेन, महिलाओं की मुश्किल से ही क्या होती है? हार्डली माने मुश्किल से कोई भी वॉइस फैमिली या कम्युनिटी डिसीजंस में होती है, नहीं होती, सही बात है, हार्डली नेगेटिव वर्ड है। इकोनॉमिक और लीगल स्टेटस में हो या ना हो, लेकिन फैमिली और कम्युनिटी में तो होती नहीं है। फैमिली और इकोनॉमिक स्टेटस कोई मतलब नहीं है, या ओनली वॉइस टू डिसाइड अबाउट देमसेल्फ नहीं। महिलाओं की मुश्किल से हार्डली नेगेटिव वर्ड है, होती नहीं है किसमें? फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन, कोई आवाज नहीं होती, कोई नहीं सुनता उनके, ठीक है ना? और लास्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वीमेन पावर का मतलब क्या है? वीमेन पावर बहुत जरूरी है किसी राष्ट्र के, केवल बच्चे पैदा करने के लिए जरूरी है, शादी करने के लिए जरूरी है, केवल मारने के लिए जरूरी है, मरने के लिए, या किसी भी राष्ट्र के एक्चुअल में विकास के लिए बहुत जरूरी है वीमेन पावर? ए इज द राइट आंसर। वीमेन पावर इज वेरी एसेंशियल एंड एसेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। प्यारे बच्चों, कितने मार्क्स आए? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत बड़ी गलती करोगे आप, ठीक है ना? मैं पूरा पढ़ाऊंगा, इस बार पेपर आपके बंद नहीं होंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चलते रहेंगे, ठीक है? रिटन क्वालिफाई करना होगा। पेपर कैसा लगा, मार्क्स कितने आए, यदि आपने कमेंट नहीं किया तो ये सीरीज बंद हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, एंड जय हिंद।